क्लास एट्थ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 से आपको अभिलेख, महाभारत, भगवद गीता, उपनिषद, बुद्ध कथा, बुद्ध के शिक्षाएं आदि पढ़ाया। और अशोक के बारे में बेटा मैं आपको समझा रही थी। जो थोड़ा सा भाग शेष रह गया है, मतलब पेज नंबर 45 शेष रह गया है, जो पार्ट 3 का है, आज मैं आपको ये समझाऊंगी। इसके साथ ही बेटा मैं आपको अगला नया चैप्टर भी समझाऊंगी। अशोक के बारे में बेटा आपने समझा था कि अशोक जिन्होंने भयंकर कत्लेआम जब देखा तो युद्ध से उनकी विरक्ति हो गई। उन्होंने युद्ध ना करने का ठान लिया। उन्होंने अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से भी पता चलता है। तो इस तरह से इस अद्भुत शासक ने जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहे, चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोक हित के लिए अवश्य काम करेगा। अशोक यह बेटा एक अद्भुत शासक था जिसे आज भी अशोक एक अद्भुत शासक था जिसे आज भी बेटा भारत और एशिया के बहुत भागों में प्यार से याद किया जाता है। और इन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया और यह हमेशा ही दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हर स्थान पर हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों में बराबर उनको सूचना भी देते रहते थे। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बेटा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, फिर भी उन्होंने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया था। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक डिजाइन से निकाला गया है जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते, लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.C. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल है, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। अशोक बहुत बड़ा निर्माता था और उसने बेटा बहुत सारी इमारतों को बनाने के लिए विदेशी कारीगर रखे थे। 41 साल तक बराबर शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हुई। जब अशोक की मृत्यु हुई तो उसके बारे में बेटा H.G. वेल्स ने लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं, उसमें से अशोक का नाम अकेला ऐसा है जो सितारे की तरह चमक रहा है। अब आइए बेटा आप अगले चैप्टर पे, चैप्टर 4 युगों का दौर, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। ये चैप्टर बेटा आपका पाठ्यक्रम का लास्ट चैप्टर है, मतलब आपका पाठ्यक्रम में भारत की खोज से बेटा 1 से 4 तक आएगा और ये आपका लास्ट चैप्टर है, पार्ट 4।
गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। गुप्त शासन। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ। जैसा कि आपने भी पिछले पार्ट में पढ़ा है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र से गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। जैसा कि बेटा मौर्य साम्राज्य का जब अवसान हुआ तो उसकी जगह ले लिया शुंग वंश ने, जिसका शासन तो बहुत छोटे क्षेत्र पर था, लेकिन दक्षिण में बड़े बड़े राज्य भी उभर रहे थे। उसका शासन बहुत छोटे क्षेत्र में था, लेकिन दक्षिण में उसके बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से और पंजाब तक बाक्ट्री थे, या फिर कह लीजिए कि भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर का नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र पर हमला किया, लेकिन क्या हुआ, उनकी हार हो गई। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह ले लिया बेटा शुंग वंश ने। उस समय अपेक्षाकृत छोटे छोटे राज्य थे, अपेक्षाकृत छोटे छोटे क्षेत्र थे, लेकिन नए नए राज्य उभर भी रहे थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, लेकिन वह हार गए। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से आगे जाके प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में दिखाई देती है। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। भारत के बेटा मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर पर एक लाट है जिससे हमें उस पे संस्कृत से एक लेख खुदा है, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि यूनानी सरहद पर आए थे और उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को जब्त भी किया था। मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सन नदी की घाटी में बस गए थे। युइची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युइचियों में से एक दल था कुषाणों का। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। जैसा कि हमने आपको बताया बेटा कि मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, उसकी जगह आ गया शुंग वंश, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर उसके बाद मध्य एशिया में शक लोग आए और शक जब आए तो वह नदी की घाटी में बस गए और फिर उसके बाद युइची सुदूर पूरब से आए। शक आए और नदी की घाटी में बस गए और फिर पूरब से युइची आए। इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया और ये शक जो थे, शक जाति, ये बौद्ध और हिंदू हो गए। उसी में से एक दल था जो था कुषाणों का। उन्होंने क्या किया, सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। किसने? कुषाणों ने विस्तार कर लिया और उन्होंने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया और फिर उन्हें दक्षिण की ओर
खदेड़ दिया। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। शक कहाँ गए? शक चले गए बेटा काठियावाड़ और दक्षिण की ओर। उनकी जगह कौन आ गए? उनकी जगह कुषाणों का दल आया। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उनके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बाद ऐसा लगता है कि राज धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरदुष्ट के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियों, युइचियों, ईरानियों, बाक्त्री, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। जैसा कि बेटा मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, उसकी जगह आ गए शुंग वंश। जब शुंग वंश आए तो उसके बाद जो है शुंग वंश आने के बाद एक शक जातियां आई और शक जाति जब आई मध्य एशिया में तो वह नदी घाटी में बस गए। तभी युइची आए पूरब से। उन लोगों ने क्या किया? उन्हें शक जातियों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। उसी में से युइचियों में से बेटा एक दल था कुषाणों का। कुषाणों ने क्या किया? पूरे भारत पर अधिकार किया और उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित किया। किसने पराजित किया? कुषाणों ने। और पराजित करने के बाद शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाण ने क्या किया? पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना साम्राज्य कायम किया। और कुषाणों का जो प्रसिद्ध शासक था वह था कनिष्क, जो कि वह बौद्ध कथाओं का नायक भी कहा जाता था। उनमें बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता था कि राज धर्म के स्वरूप का कुछ मिला जुला रूप था। इस तरह से ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों से मिलने का स्थान बन गया था। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय था, जो बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया था। यहाँ भारतीयों की मुलाकात किससे होती थी? सीदियों, युइचियों, ईरानियों, बाक्त्री, यूनानियों, तुर्कों, चीनियों से होती थी। और ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को, ये जो अलग अलग संस्कृति थी, ये क्या करती थी? एक दूसरे को प्रभावित भी करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। जब हमारे भारतीय अन्य संस्कृतियों के लोगों से मिलते थे तो इसका प्रभाव पड़ा बेटा हमारी मूर्तिकला पर और चित्रकला पर। इन दोनों शैलियों ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए थे। जैसा कि बेटा इतिहास बताता है कि इसी जमाने में चीन और भारत के बीच संपर्क हुआ था। और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय से चीन से भारत को जो तोहफे मिले थे उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। चीनी राजदूत आए थे और उस समय चीन से भारत को जो भी तोहफे मिले थे बेटा उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा से भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। मतलब यही वो समय था जब चीनी और भारतीयों के बीच संपर्क हुआ। और फिर चीनी राजदूत भी आए और उस समय चीन से जब भारत को जो तोहफा मिला उसमें थे बेटा आड़ू के और नाशपाती के पेड़। रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ था।
कुषाण काल में बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में बट गया। जो कुषाण काल था वह बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में बट गया था। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में उन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम था नागार्जुन का, जो ईर्ष्या की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। जो नागार्जुन थे वह बेटा महान, उनका व्यक्तित्व महान था और वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के ही, वह बौद्ध शास्त्र के भी और भारतीय दर्शन दोनों के ही बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई थी। महायान की विजय नागार्जुन के द्वारा हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। महायान के सिद्धांतों का ही प्रचार बेटा पूरे चीन में हुआ था। लंका और बर्मा हीनयान को मानते थे। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ, जबकि लंका और बर्मा में हीनयान को मानते थे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया। जो कुषाण आए, कुषाणों ने क्या किया बेटा, उन्होंने अपना भारतीयकरण कर लिया। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ हुआ। तो ईर्ष्या की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरा महान शासक ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली साम्राज्य को कायम किया। जैसा कि क्लास 8 था, अभी जो मैंने आपको समझाया कि मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, उसकी जगह ले लिया शुंग वंश ने। उसका शासन अपेक्षाकृत छोटा था। फिर मध्य एशिया में शक लोग आए जो नदी की घाटी में बस गए। युइची सुदूर पूरब से उन्होंने क्या किया, इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। शुंग वंश को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया और ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युइचियों में से एक दल था कुषाणों का। कुषाणों ने क्या किया, शकों को पराजित किया और दक्षिण की ओर खदेड़ दिया, और जिसका महान शासक था कनिष्क, जो बौद्ध कथाओं का नायक था। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद खड़े हो गए थे। जैसा कि फिर अब एक विशाल साम्राज्य कायम किया। जैसा कि कुषाणों ने अपना भारतीयकरण किया। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया और करने के बाद वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए। फिर भी एक राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। एक राष्ट्रीय विरोध की अंतरधारा थी बेटा, जो कुषाणों के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, भारत में बाद में जब नई नई जातियां आई, नई नई जातियों का जब आगमन हुआ, तो चौथी शताब्दी के आरंभ में ही विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, उसने क्या किया, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह से ईसा 320 में गुप्त साम्राज्य का युग प्रारंभ हुआ। क्लास 8 आप इसको बेटा फिर से एक बार अच्छे से पढ़िएगा कि किस तरह से कुषाण वंश, किस तरह से मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश, फिर उसके बाद कैसे शक जातियां आई, फिर कुषाण, फिर कनिष्क,
उसके बाद जो है किस तरह से महायान हीनयान दो संप्रदायों में बटा, और फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य का युग प्रारंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए। गुप्त साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। इस तरह से बेटा कुषाणों ने जब अपना भारतीयकरण किया और वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए, लेकिन तभी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा थी जो उनके खिलाफ चल रही थी। बाद में नई नई जातियां आईं और चौथी शताब्दी के आरंभ में ही बेटा विदेशियों का विरोध करने वाले एक राष्ट्रीय आंदोलन निश्चित रूप ग्रहण किया और एक महान शासक जिसका नाम था चंद्रगुप्त, उसने क्या किया? महान चंद्रगुप्त उसने हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली साम्राज्य कायम किया। शक्तिशाली साम्राज्य का नाम था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए थे। पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने में प्रयास किया, लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो उनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिससे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा। आर्यावर्त के विषय में और भारतवर्ष के विषय में आपने प्रारंभ में ही पढ़ा है पार्ट 3 में। तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए, आर्यावर्त या भारतवर्ष। तो एक समस्या थी कि इस नई जाति के और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति को मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जब्त होते गए। दूसरे विदेशी तत्व बेटा आ रहे थे जो आते थे और भारत में ही जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। लेकिन उसी समय बेटा क्या थे? अजीब रस्मों रिवाज के लोग भी थे, अजनबी लोगों थे जिन्होंने क्या किया, अजनबी लोगों के जो हमला करते थे उसने हिला दिया। इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया था। जैसा कि बताया गया कि समय समय पर अजीब रस्मों वाले अजनबी लोग आते थे और हमला करते थे, और जब हमला करते थे उसको हिला के रख दिया। लेकिन इन हमलों को अनदेखा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक ढांचे को नहीं हिलाया था, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचों के लिए भी उन्होंने खतरा पैदा कर दिया था। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह उस राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है।
जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था और वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यहाँ पर बेटा बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया कि भारतीय विचार, जिस बौद्ध धर्म का जन्म हुआ भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत पुण्य भूमि मानी जाती है कि जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ पे बुद्ध ने उपदेश दिया, उनका निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था और यह धर्म विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे ही वैसे उसका रूप और भी विकसित होता चला गया। यह धर्म और दर्शन दो भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती गई। ये जो धर्म था बेटा, ये धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातियों के तत्वों के प्रति तो सहनशील था, उदार भी था, लेकिन विदेशियों के प्रति उग्रता लिए हुआ था और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश भी करता था। ये विदेशी अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते थे। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगा था। जो भी उन्होंने अपने आप को उसके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था, ऐसा करने से उसमें एक चेतना उत्पन्न होने लगी थी। वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल जो है लेने लगा था। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध और शक्तिशाली था। गुप्त शासकों का जो समय था, गुप्त साम्राज्य में बेटा गुप्त शासकों का जो समय था, वह समय कैसा था? प्रबुद्ध था, शक्तिशाली था, अत्यंत सुसंस्कृत था और तेजस्विता से भरपूर था। गुप्त शासकों का समय तेजस्विता से भरपूर था, फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो रही थी। गुप्त शासकों का समय प्रबुद्ध था, शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा सुसंस्कृत था, फिर भी उसमें साम्राज्यवादी संस्कृतियां विकसित होने लगी थी। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, गुप्त वंश का सबसे बड़ा, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। भारत में बेटा गुप्त शासकों का जो समय था, वो बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था, फिर भी होने के बाद भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो रही थी। इसका बहुत बड़ा शासक था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत में बेटा गुप्त साम्राज्य जो था, वो साहित्य और कला की दृष्टि से बहुत शानदार समय रहा है। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने भारत में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। चौथी शताब्दी में भारत में चौथी शताब्दी से लेकर लगभग 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी, जो गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, वे बेटा अपने बचाव में लगे रहे और इस तरह से करते करते जो गुप्त साम्राज्य था, वह सिकुड़ने लगा और लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी थे जो भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे। जो आक्रमणकारी थे, ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की थी।
जिन्होंने हमारे मुल्क में बड़ी लूटमार की थी, अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। जिस तरह से गोरे हूण जो थे वह हमारे मुल्क में लूटमार करते थे। अंत में यशोवर्मन के नेतृत्व में एक साथ संगठित एकजुट होकर आक्रमण किया गया और जो उनका सरदार था मिहिरगुल उसको बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया। गुप्त के जो वंशज थे बालादित्य, उन्होंने क्या किया, उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। गोरे हूण कहलाते थे जिन्होंने हमारे मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः बेटा यशोवर्मन के साथ नेतृत्व में एक संगठित होकर आक्रमण किया गया और उनके जो सरदार थे मिहिरगुल उसको बंदी बनाया गया। लेकिन गुप्त वंश का जो बालादित्य था वंशज, उसने क्या किया, मिहिरगुल के प्रति उदारता का व्यवहार किया और भारत से लौट जाने दिया। लेकिन मिहिरगुल ने क्या किया, बदले में लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा। उत्तर भारत में जो हूण थे उनका शासन बहुत ही थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईसा में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहे थे। इस तरह से बेटा हमारे भारत का जो इतिहास है वो यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य, फिर शक जातियाँ, फिर कुषाण, मिहिरगुल ने किस तरह से कपटपूर्ण व्यवहार किया। उत्तर भारत में बेटा हूणों का शासन, जो हूण आए जो आक्रमण करते थे और मुल्क में लूट मार करते थे, तो हूणों का शासन बहुत थोड़ा समय ही रहा। आधी शताब्दी उनमें से बहुत से लोग थे जिन्होंने क्या, जो छोटे छोटे सरदार के रूप में यही हमारे भारत में रह गए, वो परेशानियां पैदा करते थे। और कुछ सरदार थे जो 7वीं शताब्दी के आरंभ तक आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन। उन्होंने क्या किया, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। और हर्षवर्धन बहुत ही कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता है। लेकिन हर्षवर्धन ने बेटा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन एक कवि और नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को जो हर्षवर्धन था बेटा वह कवि और नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में बहुत सारे कलाकारों को और कवियों को इकट्ठा किया था और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र भी बनाया था। हर्ष की मृत्यु हुई, यह वह समय जब हर्ष की मृत्यु हुई बेटा, तो यह वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से
अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम अब सिर उठा रहे थे। अभी तक तो जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको, उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि शुंग वंश कैसे आया, मौर्य साम्राज्य के बाद फिर किस तरह से शक जातियाँ आई, फिर कुषाण आए, उन्होंने शासन किया हमारे भारत पे, जिसका प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। फिर उसके बाद जो है नागार्जुन के बारे में, मिहिरगुल के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में बताया। तो इस तरह से बेटा धीरे धीरे फिर अंत में जब जा कर के हर्षवर्धन ने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब हर्ष की मृत्यु हुई तो वह समय ये था कि जब अरब से, ऐसे तो भारत पे कई शासकों ने राज किया, उसी में बेटा कई आक्रमणकारियों के बारे में भी हमने जिक्र किया आपसे। हमारे भारत में कई आक्रमणकारी आए, कई ऐसे आए जो हमारे मुल्क पे लूटमार करते थे। फिर उसी में छोटे छोटे आक्रमणकारी भी उत्पन्न हुए, जिन्होंने बहुत सारी परेशानियां पैदा की। हर्षवर्धन ने जब शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की तो हर्षवर्धन ने दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार भी था। लेकिन जब हर्ष की मृत्यु हुई तो उसके बाद भारत का यह वह समय है जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम अब सिर उठा रहे थे। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फले फूले। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि मैंने आपको मौर्य साम्राज्य से बताया, मौर्य साम्राज्य से लेकर बेटा दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य से सिमट कर अंत हो जाने तक लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फले और फूले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत दस्तकारी के लिए बेटा और समुद्री व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। दक्षिण भारत की गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियां थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। लेखक कहते हैं कि दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के पाए गए और हाँ, ये दक्षिण भारत व्यापार के लिए, समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण भारत पर नहीं पड़ा। उत्तर भारत में बेटा बार बार आक्रमण होते थे, बार बार हमला होता था, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव हमारे दक्षिण भारत पर नहीं पड़ा था। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी, कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। जो भी बेटा हमारे उत्तर भारत में जो भी हमले होते थे या जो भी आक्रमण होते थे, उसका कोई भी प्रभाव हमारे भारत के दक्षिण भारत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बसते थे, उत्तर से जाकर दक्षिण में बसते थे। और उनमें कौन कौन थे? उनमें बेटा राजगीर थे, शिल्पी थे, कारीगर थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया था। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। बार बार हमारे भारत पर हमला होना, आक्रमण होना, एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य का स्थापित होना, जैसे कि आपने अभी पढ़ा भी, मैंने भी आपको भी समझाया कि एक के बाद भारत में बेटा एक के बाद एक दूसरा साम्राज्य स्थापित होता था। संक्षिप्त ब्यौरा भी आपको मिला अभी पढ़ने को। उसी के बीच बेटा देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन का भी लंबा दौर रहा। ऐसा नहीं कि भारत में हमला ही होता रहा या एक के बाद
दूसरा साम्राज्य स्थापित रहा, बल्कि उसी में हमारे देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन का भी एक लंबा दौर रहा है, जिसमें से गुप्त वंश, मौर्य साम्राज्य ये लंबे शासन में रहे हैं। तो शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन का भी लंबा दौर रहा है। मौर्य, कुषाण, गुप्त, दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन सौ वर्षों तक कायम है। जैसा कि बेटा अभी मैंने आपसे जिक्र भी किया कि बौद्ध धर्म, अरे मौर्य साम्राज्य, कुषाण, गुप्त, दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा ऐसे और भी राज्य ऐसे हैं जो लगभग भारत में दो दो तीन तीन सौ वर्षों तक कायम रहे हैं। इनमें लगभग सभी राजवंश देसी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया था। क्लास 8 आज आप बेटा यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे मैं फिर आपको आगे का भाग पढ़ाऊंगी, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है क्लास 8 उतना बेटा आप फिर से ध्यान से अच्छे से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे समझाने के उपरांत बेटा आप इसका गहन अध्ययन फिर कीजिए। भारत की खोज ये पूरक पाठ्य पुस्तक इसीलिए आपके लिए है कि आप अपने जो किताबी ज्ञान है उससे हट के अपने देश के बारे में भी कुछ जानिए, अपने देश के अतीत के बारे में भी जानिए, इतिहास के बारे में जानिए। तो आप अगर मेरे पढ़ाने के उपरांत बेटा नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज आप जितना मैंने समझाया है वो आप अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए।